स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। फॉर्मेटिंग ऑप्शंस के बारे में आपको बता रहे थे। तो हमने शेप्स और आपको यहाँ पर फॉर्मेट करना बताया था कि कोई भी शेप अगर आप इंसर्ट करते हैं तो उसे आप फॉर्मेट कर सकते हैं। लेकिन जब हम कोई भी शेप इंसर्ट करते हैं तो हमने ये भी देखा है कि शेप्स के लिए डिफरेंट ऑप्शंस हमें दिखाई देते हैं। जैसे हम लास्ट टाइम आपको बता रहे थे कि कोई भी एक बेसिक शेप हम ले लेते हैं। सपोज हमने एक सर्किल लिया और हमने इसको यहाँ पर इंसर्ट किया, ड्रॉ कर लिया। तो जैसे ही आप यहाँ पर ये एक शेप ड्रॉ करते हैं तो ड्रॉ करने के बाद फॉर्मेटिंग के लिए पूरी एक टूल बार आपके सामने आ जाती है और वो ऑप्शंस आपको डिफरेंटली विंडो में भी दिखाई देते हैं। आप उसके थ्रू भी कर सकते हैं, माने ऑप्शंस के थ्रू भी कर सकते हैं, विंडोज के थ्रू भी कर सकते हैं, यहाँ टूल बार के थ्रू भी कर सकते हैं। तो एक्चुअली क्या है कि हम यहाँ पर बहुत से ऑप्शंस देखते हैं। जैसे सबसे पहले हमें दिखाई देता है यहाँ पर रैपिंग का। तो रैपिंग आई टोल्ड यू अर्लियर कि जैसे पिक्चर के साथ आप टेक्स्ट को रैप करते हैं वैसे ही शेप के साथ भी आप रैप कर सकते हैं। रैपिंग के बाद में नेक्स्ट यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है अलाइन का। तो आप शेप को कहाँ पर अलाइन कर सकते हैं वो अलाइनमेंट है। बट उस अलाइनमेंट का यूज आप तभी कर सकते हैं जैसे अभी अगर आपने लेफ्ट अलाइन किया तो ये सिंपल आपका लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट और राइट अलाइनमेंट है, माने पेज पर इसकी पोजीशन चेंज होगी। लेकिन वैसे आप दो ऑब्जेक्ट्स को एक साथ भी अलाइन कर सकते हैं। खैर, अब यहाँ पर क्या है कि आप सीधे से ड्रैग करके भी इसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। बट उसके बाद में नेक्स्ट आपको यहाँ पर कुछ और ऑप्शंस मिलते हैं जहां पर आप अरेंज करते हैं अपने इस ऑब्जेक्ट को किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ। तो उसी के लिए जो है आप यूज करते हैं यहाँ पर ये अरेंज के ऑप्शंस, जिसमें आप ऑब्जेक्ट को आगे या पीछे ले जाते हैं। लेकिन अगर आपको ये ऑप्शंस यूज करने हैं तो एटलीस्ट आपके पास दो ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए, तभी आप उन्हें अरेंज कर सकते हैं। मान लीजिए हमने इसी का एक और डुप्लीकेट चाहिए, तो हमने इसी को कॉपी किया और पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने पर देखिए ये डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट आ गया इसी का, सेम शेप सेम साइज। बस कलर अगर आपको चेंज करना भी है सपोज, तो कलर आप यहीं से चेंज कर दीजिए जो भी कलर आपको देना हो। तो हमने कहा एक ये ले लिया, कॉपी करके एक और पेस्ट किया और यहाँ पर ये रख लिया और इसको भी कोई अलग कलर दे दिया। अब ये तीन डिफरेंट हमारे पास शेप्स हैं, हम इन्हें प्लेस करना चाहते हैं। मान लीजिए हमने कहा कि हम सबसे पहले जो है अपना जो है ये ऑरेंज वाला हमारा, इसको हम ऊपर रखना चाहते हैं, ग्रीन वाले को यहाँ पर इस तरह से नीचे रखना चाहते हैं ऐसे, और ब्लू वाले सर्कल को भी यहाँ पर लाना चाहते हैं ऐसे। लेकिन अब ब्लू वाले सर्कल को जब हम ला रहे हैं तो एक्चुअली क्या हो रहा है, ये ऑरेंज सर्कल के भी पीछे चला जा रहा है। वैसे तो ये आपकी चॉइस है, आप प्लेस कहाँ करना चाहते हो। अगर आप ऐसे ही प्लेस करना चाहते थे तब तो यू आर डन, हो गया आपका काम। बट अगर हम ये चाहते थे कि ब्लू सर्कल जो है वो ऑरेंज और ग्रीन के बीच में आए, तो हम किसी भी एंगल से उसे रखने की कोशिश करें लेकिन वो सबसे पीछे ही जा रहा है। माने ऑब्जेक्ट्स का प्लेसमेंट हमारी चॉइस से ही वैसा जरूरी नहीं है। बट अगर आपने एक लेयर बना रखी है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की लेयर है, कोई दो तीन लेयर्स हैं, यहाँ पर तीन ऑब्जेक्ट्स ओवरलैप कर रहे हैं, हो सकता है ये 5 6 8 10 भी कितने भी हो सकते हैं। तो इस तरह से ओवरलैपिंग ऑब्जेक्ट्स अगर आपने बना के रखे हैं और आप ये चाहते हैं कि ऑब्जेक्ट्स आपके हिसाब से प्लेस हो, तो आप उन ऑब्जेक्ट्स का प्लेसमेंट यहाँ से कर सकते हैं। यहीं पर आपको ऑप्शन मिलते हैं, आप राइट क्लिक करेंगे तो भी आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेंगे अरेंज में, ये यहाँ पर है ना। और उसके अलावा अगर आप यहाँ पर फॉर्मेट में आते हैं तो भी आपको फॉर्मेट में यहाँ पर अरेंज का ये ऑप्शन मिलता है, इसके थ्रू भी आप ये काम कर सकते हैं। तो खैर, राइट क्लिक या हम कहेंगे टूल बार इज द इजिएस्ट वन। सो सबसे पहले हमें यहाँ पर मिल रहा है ऑप्शन ब्रिंग टू फ्रंट। ब्रिंग टू फ्रंट का मतलब ये है कि जो भी सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट है उसे आप आगे ले आइए। फ्रंट में लाने के लिए एक्चुअली दो ऑप्शन मिलते हैं आगे लाने के लिए, एक होता है ब्रिंग टू फ्रंट और एक होता है फॉरवर्ड वन। ब्रिंग टू फ्रंट और फॉरवर्ड वन से आता तो ऑब्जेक्ट आगे है, लेकिन दोनों में डिफरेंस ये है कि जब आप फॉरवर्ड वन कहते हैं तो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। माने अगर जैसे अभी ये हमारा ब्लू वाला सर्कल सबसे नीचे है, अगर हम फॉरवर्ड वन कहेंगे तो ये ऑरेंज के ऊपर आएगा, अगर फिर हम फॉरवर्ड वन कहेंगे तो ये ग्रीन के ऊपर आएगा। तो अगर ओवरलैपिंग ऑब्जेक्ट्स बहुत सारे हैं और आप किसी एक स्टेप पर आकर के रोकना चाहते हैं, तब तो आप फॉरवर्ड वन का यूज करते हैं। लेकिन ब्रिंग टू फ्रंट का मतलब ही है कि सबसे आगे ले आइए। तो सबसे आगे लाना है तो स्टेप बाय स्टेप चलने की कोई जरूरत नहीं है, एक बार में ही सबसे आगे ले आइए। जैसे यहाँ ऑब्जेक्ट ब्लू वाला सिलेक्टेड है हमारा, यहाँ पर हमने ये कहा तो देखिए ये सबसे ऊपर आकर के लग गया। तो इस तरह से किसी भी ऑब्जेक्ट को जो नीचे कहीं भी पड़ा है, सबसे पीछे हो या बीच में कहीं भी है, एक बारी में आप उसको सबसे ऊपर लेकर के आना चाहते हैं, तो जस्ट बाय सिलेक्टिंग योर ऑब्जेक्ट एंड क्लिकिंग ऑन दिस ऑप्शन दैट इज ब्रिंग टू फ्रंट, यू विल गेट योर ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट। तो ये ओवरलैप कर लेगा सबको। जबकि अभी हम अंडू कर रहे हैं, हमारा फॉरवर्ड वन जो है ये स्टेप बाय स्टेप लेके आता है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए ये ऑरेंज के ऊपर लेकर के आ गया।
तो ओवरलैपिंग ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करने के लिए ही ऑप्शन है। जैसे आप आगे लाते हैं वैसे ही ऑब्जेक्ट्स को पीछे भी ले जा सकते हैं। पीछे ले जाने के लिए भी दो ऑप्शन है। एक है आपका बैक वन, जैसे फॉरवर्ड वन था वैसे ही बैक वन, और एक है सेंड टू बैक। तो अगर ग्रीन को सबसे पीछे ले जाना है सब, तो यहाँ पर सेंड टू बैक कह देंगे, और स्टेप बाय स्टेप पीछे लेके जाना है तो बैक वन का यूज किया जा सकता है। उसके बाद में नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा यहाँ पर ऑप्शन है टू बैकग्राउंड। तो टू बैकग्राउंड में क्या है कि ये भी जो आप सिलेक्टेड है ये बैकग्राउंड की तरह से लग जाता है, माने ये भी सबसे पीछे चला जाता है। खास तौर से तब जब आपने शेप को किसी पैराग्राफ के साथ लिखा हो। जैसे यहाँ तो शेप ये बनी हुई है, इसी को हम कॉपी कर रहे हैं और पैराग्राफ जहां पर लिखे हुए हैं वहां कहीं पेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पेस्ट किया हमने इसको। तो देखिए जब हमने टू बैकग्राउंड इसको किया हुआ है तो ये पैराग्राफ के पीछे एज अ बैकग्राउंड आपका अप्लाई हो जाएगा। आप इसे रिसाइज कर सकते हैं, जो भी आपको करना है आप उसको देख सकते हैं। तो इस तरह से आप ऑब्जेक्ट को, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को ओवरलैप करा सकते हैं, उनका प्लेसमेंट चेंज कर सकते हैं और उनको अकॉर्डिंगली जैसे भी आपको फॉर्मेट करना है उनको अरेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट फिर हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन होता है फॉर्मेट में, अगर हम ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करते हैं। अब मान लीजिए हमने कहा कि ठीक है हम कोई शेप बनाना चाहते थे, एक और कॉपी करके पेस्ट कर लिया, इसका कुछ और कलर कर दिया। सपोज ये इतने सारे ऑब्जेक्ट्स थे जो हम ऐसे रखना चाहते थे। अब रख तो लिया हमने, जैसे हमें रखना था वैसे हमने रख लिया इनको। लेकिन अब हम चाहते क्या है कि ठीक है ये एक ऑब्जेक्ट है, अब ये सपोज हमारा, हम इसको रोटेट करना चाहते हैं या हम जो भी जैसे करना चाहते हैं, तो प्रॉब्लम ये होती है कि जब मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को हम बनाते हैं तो ये मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स जो है हमारे, तब तक तो ठीक है जब तक ये अलग अलग है या सिंगल है। लेकिन अब अगर हम इन्हें मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को एक सिंगल ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तब हमें प्रॉब्लम होगी। क्यों? क्योंकि अब अगर हम इन्हें उठा के मान लीजिए एक जगह रखना भी चाहें, जैसे हमने कहा कि ठीक है बन तो गया है ये, लेकिन शेप सही लग रही है हमको, बट हम इतना ही चाहते हैं सिर्फ कि ये शेप हमारी यहाँ पर आ जाए। तो अब अगर आप उठा के ड्रैग करेंगे तो इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स ही आपके मूव होंगे। शेप आपने यहाँ बनाई थी और अब हम चाहते ये हैं कि ये मूव होकर के कहीं भी चली जाए, तो उस सिचुएशन में आप इसको सही जगह पर नहीं ला सकते, या लाएंगे तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ये शेप तो चार ऑब्जेक्ट्स को मिला करके बनी है, अगर ये शेप 40 ऑब्जेक्ट्स को मिला करके बनी होती तो आप वन बाय वन अगर मूव कर रहे होते तो फिर से उन्हें प्लेस करने में कितनी प्रॉब्लम आपको होती। तो बहुत बारी ऐसी सिचुएशन आती है कि कोई शेप आप ड्रॉ करते हैं और ड्रॉ करने के बाद आपको उस शेप को, कलेक्शन ऑफ शेप्स को आपको किसी एक जगह से दूसरी जगह पर ड्रैग करके रखना होता है, और आप ये नहीं चाहते हैं कि आपका टाइम इसके लिए वेस्ट हो। तो आपको क्या करना होगा, आप सिर्फ इसके लिए क्या करेंगे कि अपनी शेप को, जितनी भी शेप्स अलग अलग हैं, अभी तो ये सब अलग अलग हैं, लेकिन बाद में आप इन सभी शेप्स को एक साथ भी रख सकते हैं, एक साथ मतलब इकट्ठा भी कर सकते हैं। यदि आपको ऐसा करना है तो सबसे पहले आपको सभी शेप्स को इकट्ठा सिलेक्ट भी करना है। एक शेप आप ऑलरेडी सिलेक्ट कर चुके हैं, जैसे ये भी देखिए यहाँ पर ग्रीन वाला सर्कल सिलेक्टेड है। हम चाहते हैं ये पिंक वाला, ये ब्लू वाला और ये ऑरेंज वाला भी सिलेक्ट हो जाए। मल्टीपल शेप्स को सिलेक्ट करने के लिए किसी भी एक शेप को यहाँ पे सिलेक्ट करें और फिर कीबोर्ड से शिफ्ट की को आप प्रेस करके रखेंगे। शिफ्ट की को प्रेस करके रखिए और फिर आप देखेंगे कि आपकी सारी शेप्स वन बाय वन आप जैसे जैसे क्लिक करते जाएंगे तो जितनी शेप्स पर आप क्लिक करेंगे सभी शेप्स आपकी सिलेक्ट होती जाएंगी। अब आपने शेप्स को सिलेक्ट तो कर लिया, अब सिर्फ आपको क्या करना है, उन्हें कंबाइन करके एक सिंगल ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है। तो कंबाइन करके सिंगल सिंगल, वैसे तो आप इन्हें ऐसे भी ड्रैग करेंगे, देखिए अभी ड्रैग हो जाएगा, लेकिन है अभी ये इंडिविजुअल सिलेक्शन, अगर आप रिमूव करते हैं तो फिर वही प्रॉब्लम हो जाएगी कि ये फिर अलग अलग हो जाएंगे। तो आपको तो नहीं पता कि आगे चलने वाले समय में कभी भी आपको ये ड्रैग करना पड़ेगा। तो हम सेफ साइड चलना चाहते हैं कि चलना पड़े आगे जाकर के इसे ड्रैग करना पड़े या नहीं, हमने कलेक्शन तो को सिलेक्ट तो किया ही हुआ है, एक सिंगल ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दें। तो उसके लिए क्या करना है, या तो आप राइट क्लिक करके भी ऑप्शन में आ सकते हैं। राइट क्लिक करने पर आपको ऑप्शन मिलता है ग्रुप। फॉर्मेट मेन्यू में जाएंगे तो यहाँ पर भी आपको जो है ऑप्शन मिलेगा ग्रुप। और कुछ ना करिए, ना राइट क्लिक ना फॉर्मेट मेन्यू, तो फॉर्मेटिंग टूल बार पे यहाँ पर जो इसकी आपको मिल रही है ऑब्जेक्ट, ये टूल बार जो जनरेट हुई है इसमें आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल रहा है ग्रुप। तो आपके पास पता ही है आपका टाइम सेविंग कौन सा है, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। अब ये ऑब्जेक्ट एक सिंगल ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो गया है। अब आप इसे ड्रैग करिए, ये देखिए सब एक साथ जो है आपका यहाँ हो रहा है।
आप इसे मूव कराइए, ये देखिए, तो अब ये इकट्ठा मूव हो रहा है। इवन अब आपको इसे रोटेट रोटेट कराना है तो सब ऑप्शन है आपके पास, तो ये एक साथ ही रोटेट होगा। अब आपके लिए वो प्रॉब्लम नहीं है कि ये अलग अलग है, इनको कैसे हम रोटेट कराएं, क्या करें, सारी चीजें। यहाँ तक कि अगर आप इसका शेप भी चेंज करते हैं, जैसे मतलब साइज सॉरी चेंज करते हैं, तो हाइट विड्थ सबकी एक साथ बढ़ रही है, एक साथ घट रही है। तो ये आपको जो है ऑप्शन मिलता है जब आप कभी किसी मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को इकट्ठा करते हैं और फिर काम करते हैं। इन केस आपने एक कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप कर लिया था, लेकिन बाद में सपोज आप किसी इंडिविजुअल शेप पर कोई काम करना चाहते थे, जैसे मान लीजिए हमने कहा ये जो ग्रीन वाला सर्कल है, इसको सपोज थोड़ा सा हम नीचे की तरफ और शिफ्ट करना चाहते हैं, तो अब ड्रैगिंग में तो ये है कि ये मूवमेंट तो एक साथ ही होगा, लेकिन हम सब बाकी ऊपर वाले 3 सर्कल्स को एक साथ रखना चाहते हैं, सिर्फ ग्रीन वाले को डाउनवर्ड थोड़ा शिफ्ट करना है। तो ग्रुप्ड ऑब्जेक्ट को आप एक साथ अगर आपने कर लिया है तो आप इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट को ऑपरेट नहीं कर सकते, तो उसके लिए पहले आपको उसे अनग्रुप करना जरूरी है। अनग्रुप करने के लिए ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड ही है, आपको यहीं पर जस्ट आफ्टर दिस ग्रुप आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है अनग्रुप। यहाँ पर अनग्रुप पे इस पे आप क्लिक करेंगे, तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करते ही अब आपका ये ऑब्जेक्ट अनग्रुप हो गया है। अब अगर आप देखें तो सभी आपके जो है ये अलग अलग हो गए। अब मान लीजिए हमें ग्रीन वाले की हाइट थोड़ा बढ़ानी है, तो हमने इसकी हाइट सिर्फ बढ़ा दी, बाकी जैसे थे वैसे ही रहे। ये हो गया। अब फिर सबको ग्रुप करना है, तो अब सबको ग्रुप करने के लिए फिर शिफ्ट के साथ सबको सिलेक्ट करें और उसके बाद ग्रुप कर दें। देखिए ये बात तो सच है कि एमएस वर्ड हो या राइटर हो, ये डिजाइनिंग या ग्राफिक्स के पैकेजेस नहीं है। ये सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकली तो बने टेक्स्ट के लिए और उसकी फॉर्मेटिंग के लिए है। बट नंबर ऑफ टाइम्स ऐसा होता है कि आप टेक्स्ट के साथ साथ ऑब्जेक्ट्स पर भी काम कर रहे होते हैं। बहुत बार होता है कोई डायग्राम आपको बनाना है, कोई चार्ट, कोई आपको शेप बनानी है, तो उसके लिए जिसे इन चीजों का अंदाजा नहीं है वो या तो किसी और पे डिपेंड करेगा या किसी और दूसरे सॉफ्टवेयर से मदद लेगा, जैसे कि कोरल ड्रॉ जैसे सॉफ्टवेयर से मदद लेगा और वहां पे डिजाइनिंग करेगा और उसके बाद ऑब्जेक्ट को यहाँ लेके आएगा। कोरल ड्रॉ एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो स्पेशली डिजाइनिंग के ही लिए बना है, जिसमें कि आप डिजाइन बनाते हैं, चाहे आप अपने विजिटिंग कार्ड डिजाइन कर रहे हो, चाहे आप फ्लेक्स को डिजाइन कर रहे हो, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा डिजाइन, इवन आपकी ड्रेसेस डिजाइनिंग होती है, डिजाइनिंग से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, तो बहुत वर्क आपका कोरल ड्रॉ पे होता है। तो उसमें एक्यूरेसी है साइज वगैरह की बहुत ज्यादा, इसीलिए होता है। तो वो तो एक स्पेशली बना ही हुआ सॉफ्टवेयर। अब आपको छोटी सी ये काम करना था, तो इसके लिए आपको कोरल ड्रॉ में जाने की जरूरत नहीं है। एमएस वर्ड कहता है इतना काम तो आप यहीं से कर सकते हो। तो ये शेप्स को फॉर्मेट करने का आपको ऑप्शन बताया, बाकी यहाँ पर उन्हें ग्रुप करने का बताया, और आप जो भी अपना काम कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर रोटेट और फ्लिप है, वही आपको वर्टिकली हॉरिजॉन्टली, आपने कहा नीचे की चीज ऊपर हो जाए, ऊपर की चीज नीचे हो जाए, तो ये देखिए हो गया, है ना। तो रोटेटिंग रोटेशन है, फ्लिपिंग है, ये सब चीज आप यहाँ पे कर चुके हैं, आपको पता ही है। कलर शलर अभी भी आप यहाँ पे देखना चाहे तो कलर आपके पास कौन से स्टाइल का कलर आप देना चाहते हैं। तो अब क्योंकि ये ऑब्जेक्ट हमारा सिंगल ऑब्जेक्ट में है, तो ये आपका जो है यहाँ पर जो भी आप कलर स्टाइल यहाँ से सिलेक्ट करेंगे वो सब पर एक जैसा होगा, क्योंकि अब ये सब ग्रुप्ड है, एक सिंगल ऑब्जेक्ट में आए हैं। तो यहाँ से आप जो भी स्टाइल लेना चाहें वो हो सकता है। इवन आउटलाइन का कलर आपको देना है तो आउटलाइन का कलर आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। आउटलाइन की थिकनेस उसका आपको सिलेक्ट करना है, तो आउटलाइन कितनी थिक चाहिए वो आप ले सकते हैं। ये सारे ऑप्शन है यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स के साथ। तो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को आप जब ओवरलैप करते हैं, तो शेप्स के साथ खास तौर से ये काम अगर आपको करना है तो आप इस तरह से ये काम कर सकते हैं। शेप्स के बाद में नेक्स्ट हमारा यहाँ टेक्स्ट बॉक्स एंड शेप के बारे में बात होगी। उसके बाद है फ्रेम एंड ऑब्जेक्ट। फ्रेम एंड ऑब्जेक्ट को आपको लिंकिंग करना बता ही दिया है, जैसे लिंक है वैसे ही सिलेक्ट करके अनलिंक फ्रेम्स पे क्लिक कर देंगे तो आपका लिंक्ड फ्रेम अनलिंक हो जाएगा। नेक्स्ट ये सारे ऑप्शन तभी आते हैं, यूज करते हैं जब हम कोई ऑब्जेक्ट इंसर्ट करते हैं, तो ये सारी चीजें हम आपको यहाँ पर बता चुके हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट जब आप सिलेक्ट करेंगे तभी आप इसे यूज कर पाएंगे, तभी ये इनेबल होगा। जब देखिए अभी यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लिया तो अब ये ऑप्शन हमारे इनेबल होंगे, है ना। ये सारी चीजें हम आपको बता चुके हैं। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट मेन्यू की, दैट इज स्टाइल्स। स्टाइल्स एक ऐसा मेन्यू है, राइटर में और वर्ड में दोनों में ही मिलता है, जिसमें आपको काम करने के लिए बहुत ही ज्यादा कन्वीनियंस है। कन्वीनियंस इसलिए क्योंकि राइटर में और वर्ड में, दोनों ही वर्ड प्रोसेसर्स में प्री डिफाइंड सेट ऑफ स्टाइल्स पड़े हुए हैं, पहले से ही डिसाइडेड स्टाइल्स पड़े हुए हैं, और हर स्टाइल का अपना एक स्पेसिफिक फॉर्मेट है। वैसे जब आप कोई ब्लैंक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं तब भी तो पहले से उसका एक स्टाइल होता है, माने
एक पहले से पता है कि पेज जो आप खोल रहे हैं उसका कलर व्हाइट ही होगा, जो न्यू डॉक्यूमेंट आप क्रिएट कर रहे हैं तो ये डिसाइडेड है कि उसका कलर व्हाइट होगा, उसका साइज कितना होगा, उसकी मार्जिन्स कितनी होंगी, जो टेक्स्ट आप उसके ऊपर लिखेंगे उसका फॉन्ट क्या होगा, कलर क्या होगा, साइज क्या होगा। माने हर पेज का एक पहले से प्री डिफाइंड स्टाइल पड़ा हुआ है और ब्लैंक न्यू डॉक्यूमेंट उसी स्टाइल पर हमारा क्रिएट होता है। वो बात अलग है कि जरूरत के हिसाब से हम उस डॉक्यूमेंट को अपने चॉइस के अकॉर्डिंगली फॉर्मेट कर लेते हैं। तो ये सब चीजें पहले से बनी हुई हैं और न्यूमरस स्टाइल्स हैं बने बनाए। तो वो सारे न्यूमरस स्टाइल्स मिलते कहाँ हैं हमको, देखिए। तो अगर हमें सबसे पहले स्टाइल का ही एक यहाँ पे ड्रॉप डाउन बटन मिलता है फॉर्मेट मेन्यू में, और यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये सारे देखिए स्टाइल्स हैं। तो आपको बॉदर करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अब जैसे मान लीजिए कि आपने कहा हमें यहाँ पर कुछ लिखना है, हमको यहाँ मान लीजिए लिख देना है नाइटेक कंप्यूटर एजुकेशन। अब ये टेक्स्ट हमने लिखा, लेकिन लिखने के बाद हमने रियलाइज किया कि नहीं, इसका फॉर्मेट कुछ और होना चाहिए। तो बजाय इसके कि हम इसकी फॉर्मेटिंग खुद करके टाइम वेस्ट करें, हम क्या यूज करते हैं, हम इसके स्टाइल ऑप्शन पे आते हैं टेक्स्ट को सिलेक्ट करके, और यहाँ से हम जो है कोई भी स्टाइल सिलेक्ट कर सकते हैं। पैराग्राफ में जब भी कोई सेंटेंस आप लिख रहे होते हैं, मतलब टेक्स्ट लिखते हैं, तो डिफॉल्ट स्टाइल लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट बॉडी स्टाइल होता है। पर आपको अगर चाहिए तो इसमें से आप कुछ भी, इतने सारे स्टाइल जो है आप यहाँ से ले सकते हैं। जैसे आप हेडिंग स्टाइल दे सकते हैं, सब टाइटल स्टाइल दे सकते हैं, टाइटल दे सकते हैं, जो आपको चाहिए। टाइटल पे क्लिक करेंगे, ये देखिए टाइटल आ गया। और इसका ये स्पेसिफिक फॉर्मेट था कि जब आप टाइटल पे क्लिक करेंगे तो फॉन्ट का नाम ये होगा, फॉन्ट का कलर ये होगा, माने ये वाला फॉन्ट आएगा, ये साइज आएगा, ये स्टाइल आएगा, ये कलर होगा, और ये अलाइनमेंट, ये सब पहले से डिसाइडेड था। तो जिस स्टाइल पे क्लिक करते हैं, क्लिक करते ही वो चीज अकॉर्डिंगली आ जाती है। तो आपको यहाँ से लेना होता है। और आपने ये चीज भी देखी है कि जब आप कोई भी मतलब टेक्स्ट लिखते हैं और ये स्टाइल्स का यूज करते हैं तो कितना एडवांटेज मिलता है। इतना कि मतलब आप स्टाइल्स के थ्रू टेक्स्ट टेबल ऑफ कंटेंट बनाते हैं, आपको और भी बहुत सारी चीजें, आप क्रॉस रेफरेंस वगैरह जनरेट कर सकते हैं। प्लस इट इज मोर टाइम सेविंग, आपको बॉदर नहीं करना है, मैनुअल एफर्ट्स नहीं करने, और आप इजी गोइंग वे में काम करते हैं। एक स्टाइल अगर आपने टेक्स्ट पे अप्लाई किया और बाद में कभी भी आप उस पर कोई दूसरा टेक्स्ट अप्लाई करते हैं, तो होता ये है कि जहां जहां आपका डेटा लिखा होता है उस स्टाइल में, सब पर वो स्टाइल अप्लाई हो सकता है। तो ये स्टाइल्स का ऑप्शन जो है बहुत ही हेल्पफुल है, बहुत ही बेनिफिशियल है। और आपने देखा ही है कि किस तरह से आप स्टाइलिंग करते हैं। पर अगर आपने कभी ऐसी आपकी रिक्वायरमेंट हुई, आपने कहा कि स्टाइल तो चाहिए लेकिन इनमें से कोई स्टाइल नहीं चाहिए, इनफैक्ट आप एक अपना खुद का पर्सनलाइज्ड कस्टमाइज्ड स्टाइल डिफाइन करना चाहते हैं, माने आप चाहते हैं कि हम स्टाइल बनाएं और वो भी एक स्टाइल ऐसा बन जाए कि वो यहाँ डिफाइन हो जाए, और जब हम चाहें तब हम उस फाइल में अपना उस स्टाइल का यूज कर सकें। ध्यान रखिएगा, स्टाइल्स का ये ऑप्शन ग्लोबल नहीं होता है। ग्लोबल का मतलब जिस फाइल में रहते हुए आप स्टाइल क्रिएट करेंगे, आपको स्टाइल उसी फाइल के स्टाइल बार में यहाँ पर मिलेगा, ड्रॉप डाउन बटन में, इस लिस्ट में। अगर आप सोचें कि इस फाइल में हमने स्टाइल क्रिएट किया है, लेकिन उस जो हमारा क्रिएटेड स्टाइल है वो दूसरी फाइल में भी हमें मिल जाए, वो अवेलेबल नहीं होगा। ये डिफॉल्ट स्टाइल्स हैं, ये पहले से बने हुए प्री डिफाइन है, तो ये हर फाइल में आपको मिलेंगे, हर डॉक्यूमेंट में मिलेंगे। लेकिन जो स्टाइल आप खुद का कस्टमाइज करेंगे, क्रिएट करेंगे, वो उसी फाइल में अवेलेबल होगा जिस फाइल में आपने उस स्टाइल को क्रिएट किया है। तो सबसे पहले देखते हैं कि स्टाइल क्रिएट कैसे किया जाता है। स्टाइल को क्रिएट करने के लिए कोई ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। आप सबसे पहले कोई टेक्स्ट लिखें और अपना स्टाइल डिफाइन करें। तो टेक्स्ट ये लिखा हुआ है, हमने डिफाइन करने के लिए जैसे हमने कहा कि हमको इस पे इसके लिए कौन सा फॉन्ट देना है, तो कुछ अलग सा फॉन्ट ले लेते हैं। मान लीजिए हमने कहा हम ये वाला फॉन्ट लेना चाहते हैं। फिर आपको क्या साइज देना है, तो आप भी कोई बड़ा साइज देना चाहते हैं क्योंकि आप एक हेडिंग जैसे के लिए ही बनाना चाह रहे हैं। फिर आपने साइज दे दिया। अब क्या आप उसे बोल्ड करना चाहते हैं, हमने कहा ठीक है बोल्ड भी कर देते हैं। फिर यहाँ पर और आगे आएंगे तो ये सबस्क्रिप्ट ये सब है। अब हमने कहा नहीं, ये सब तो नहीं, फॉन्ट का कलर चेंज करना चाहते हैं, तो फॉन्ट किस कलर का हो जाए, तो वो कलर आपने यहाँ से दे दिया। मान लीजिए कि ये कलर चाहते हैं। और क्या चाहते हैं, और हमने कहा कि हम ऐसा चाहते हैं कि ये इसका केस भी हम चेंज करना चाहते हैं, तो केस बैकग्राउंड कलर भी देना चाहते हैं, बहुत सी चीजें करना चाहते हैं इस तरह की। तो क्या करेंगे कि, या अभी नहीं बैकग्राउंड कलर देना, अभी हमने इतना ही किया, ठीक है। और हम यहाँ पर केस अगर चेंज करना चाहते हैं तो फॉर्मेट में आएंगे और टेक्स्ट पर आएंगे, तो आपके पास केसेस हैं, आपको जो भी देना हो, तो हमने कहा कैपिटलाइज एवरी वर्ड।
मतलब हमने ये कहा कि हम एक ऐसा स्टाइल बनाना चाहते हैं कि उसे जब भी हमारे कंटेंट पर, हमारे टेक्स्ट पर अप्लाई किया जाए तो फॉन्ट का नाम चेंज हो जाए, एक कलर आ जाए, बोल्ड हो जाए, साइज 20 पॉइंट्स हो जाए, और जो भी वर्ड लिखे हुए हैं उस पूरे के पूरे कंटेंट में, सिलेक्टेड डेटा में, हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल हो जाए। तो ये स्टाइल हमने यहाँ से दे तो दिया, लेकिन ये स्टाइल कैसे उस जगह पर आए, इसके लिए क्या करेंगे, टेक्स्ट को ऐसे ही सिलेक्टेड रखेंगे। और यहाँ पर जहाँ टेक्स्ट स्टाइल का आपको ऑप्शन मिलता है, यहीं पर अगर आप आए तो यहाँ देखिए, दूसरा बटन छोड़ दीजिए, तीसरा बटन जो आपको मिलता है वो होता है न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन का, और इसका शॉर्टकट भी होता है Shift+F11। Shift+F11 इज यूज्ड टू अप्लाई न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन। तो जैसे ही इस ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही एक नई विंडो खुलेगी जिसमें सबसे पहले पूछेगा कि क्रिएट स्टाइल की विंडो है कि आप स्टाइल को क्या नाम देना चाहते हो। तो आप जो भी नाम देना चाहें, तो मान लीजिए हमने कहा कि इस स्टाइल को हम नाम देना चाहते हैं माई स्टाइल, तो मर्जी आपकी, जो भी नाम आप दीजिए। नाम दिया, और नाम देने के बाद हमने कह दिया ओके। अब क्या है कि आपने एक स्टाइल जनरेट कर लिया। अब आप जिस डेटा को सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद उस पर वो आप माई स्टाइल वाला स्टाइल अप्लाई करना चाहेंगे, तो वो स्टाइल अप्लाई हो जाएगा। जैसे यहाँ मान लीजिए हमने लिख दिया, यहाँ सपोज हमने लिख दिया नॉर्मल अपना लिखेंगे यहाँ पे फंक्शनिंग ऑफ कंप्यूटर, ये डेटा हमने लिखा। सिलेक्ट करेंगे इसको, और सिलेक्ट करने पर देखिए हमें यहाँ पर, जब हम यहाँ ड्रॉप डाउन बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमको नीचे ले लेते हैं। एक्चुअली क्या है कि यहाँ पर पहले से बहुत सारी स्टाइलिंग बनी हुई है। यहाँ मान लीजिए हमने कहा हमें लिखना है फंक्शनिंग ऑफ कंप्यूटर, ये हमने लिख लिया। इसे हम सेलेक्ट करेंगे, और सिलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पर ही हमको दिखाई दे रहा है। आप इसके बटन पर क्लिक करेंगे तो वो लिस्ट में अवेलेबल नहीं होगा, आपने जो स्टाइल डिफाइन किया वो सबसे पहले आपको यहाँ दिख रहा होगा। तो बस आपको यहाँ क्या करना है, इस पर ये सिलेक्ट करना है, और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से कहेंगे ये स्टाइल का ऑप्शन है यहाँ पे, इसको पहले हम एक बार मॉडिफाई करके देख लें कि क्या प्रॉब्लम है। इसको सिलेक्ट कर रखा है हमने। यहाँ प्रॉपर्टीज में भी अगर आप देखेंगे, देखिए ये कैसे खोला था हमने विंडो, ये आप जब यहाँ पर आते हैं तो आपको ये ऐसे दिखता है। यहाँ पर आपको स्टाइल्स का एक ऑप्शन दिखाई देता है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये प्रॉपर्टीज खुल जाएंगी, और यहाँ पर भी आपको आपका स्टाइल दिखाई दे रहा है। इसी पर अगर हम राइट क्लिक करें तो राइट क्लिक करने पर न्यू मॉडिफाई डिलीट का ऑप्शन मिलता है। न्यू से आप न्यू स्टाइल क्रिएट कर रहे हैं, मॉडिफाई से आप अपने जो सिलेक्टेड स्टाइल है जो अभी आपने क्रिएट किया था उसी को मॉडिफाई कर रहे हैं। तो मॉडिफाई करने पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो काफी चीजें पूछेगा यहाँ पर। तो हमने कहा हम ज्यादा कुछ नहीं करना चाहते हैं, हम केवल यहाँ पर आ जाते हैं फॉन्ट्स पर, और ये सब चीजें हैं। एक नया फॉन्ट दे दे रहे हैं यहाँ से, कुछ भी ये लिया, साइज दे दिया, ये दिखा दिया उसने, और यहाँ से हमने स्टाइल मान लीजिए हमने कह दिया बोल्ड, ये फॉन्ट के लिए आए। कलर चेंज करना है तो कलर यहाँ से दे दिया कुछ भी, और कहा अप्लाई।
तो ये माई स्टाइल बन गया आपका। इसके बाद अब अगर आपको मान लीजिए यहाँ पर ये स्टाइल है, इसी यहाँ पर आप डबल क्लिक कर देंगे डेटा को सिलेक्ट करके, तो वो स्टाइल आपका अप्लाई हो जाएगा। ये है, देखिए डेटा सिलेक्ट किया है, यहाँ आएंगे, ये हमें देखिए हमारा दिख रहा है, डबल क्लिक करेंगे इस पर, तो डबल क्लिक करते ही स्टाइल अप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह से जो है आपने स्टाइल बनाया। अब आपने कहा कि सब कुछ तो हमने करा ठीक है, लेकिन कुछ और चीजें भी करना चाहते थे, जैसे मान लीजिए बैकग्राउंड में कलर ही देना चाहते थे, तो आप अपडेट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। मॉडिफाई करने के लिए आप यहीं से राइट क्लिक करके मॉडिफाई कर रहे हैं, या फिर आपको यहीं पर फिल फॉर्मेट मोड भी मिलता है, या चलिए हम वहीं से बता देते हैं, राइट क्लिक करिए, मॉडिफाई करिए। तो हम चाहते थे कि ये जो हमारा टेक्स्ट लिखा है इसका बैकग्राउंड कलर भी हो, तो बैकग्राउंड कलर अगर हम देना चाहते हैं तो टेक्स्ट डेकोरेशन पर आएंगे, और ऐसे तो यहाँ पर ओवरलाइनिंग ऑप्शन है, ये है। बैकग्राउंड के लिए कलर देने के लिए यहाँ जाएंगे हम, एरिया, ये यहाँ पर, और सपोज कोई एक सिंपल सा कलर ले लिया कि भाई ये बैकग्राउंड कलर हो जाए, और बैकग्राउंड कलर देने के बाद हम यहाँ से कहेंगे अप्लाई। तो अप्लाई करने पर देखिए ये जो है हमारा अप्लाई हो गया स्टाइल, लेकिन जहां नीचे हमने काम किया था वहां तो वो नहीं आया। अभी तो दिखा दे रहा है, लेकिन मान लीजिए ना ही दिखाए तो अगर कभी ऐसा होता है कि आपने स्टाइल अप्लाई किया, मॉडिफाई किया, और उसके बाद आपने अप्लाई कर दिया, लेकिन आप चाहते हैं कि आपके पैराग्राफ में, पेज में, जितने भी पेजेस है सब में जहां जहां वो स्टाइल अप्लाई हुआ है उस पर आप चाहते हैं कि ये चीज अप्लाई हो जाए, मतलब अपडेट हो जाए, तो अपडेट करने के लिए क्या कहेंगे, या तो आप यहीं से स्टाइल एक्शंस में आएंगे तो इस पर क्लिक करेंगे तो कहेंगे अपडेट सिलेक्टेड स्टाइल यहाँ से, और या फिर यहीं पर आपको ये बटन मिलता है अपडेट सिलेक्टेड स्टाइल का, कहाँ, ये। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो जितनी भी जगह पर आपने ये वाला स्टाइल अप्लाई किया होगा उतनी जगह पर जो भी मॉडिफिकेशंस में होंगे वो वहां पर अप्लाई हो जाएंगे। तो ये जो है इस तरीके से ये चीज जो है यूज होती है। ठीक है, इसको अब हम क्लोज कर रहे हैं, क्योंकि स्टाइल्स जो है हम डिफाइन भी कर सकते हैं खुद का। अब ये तो आपने यहाँ पर क्रिएट किया है लिब्रे ऑफिस राइटर में, अब यहीं पर हम आपको कंपैरेटिव बता दे रहे हैं वर्ड के साथ, कि वर्ड में अगर आप अपना एक स्टाइल क्रिएट करना चाहते हैं तो कैसे क्रिएट करेंगे। वर्ड में अगर आपको कोई स्टाइल बनाना है तो पहले वर्ड लोड करेंगे, और ये प्रोसीजर सभी वर्जन्स के लिए सिमिलर है, ऐसा नहीं है कि 7 में कुछ और है, 10 में कुछ और है, सेम प्रोसेस है सब में। जब भी कोई स्टाइल आप डिफाइन करना होता है तो वर्ड में प्री डिफाइंड स्टाइल्स देखिए होम टैब के स्टाइल ग्रुप में ही मिलते हैं, ये मिल रहे हैं, और भी अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये सब है। तो वैसे तो अगर आप चाहें तो यहीं से कोई स्टाइल अप्लाई कर लेते हैं, बट अगर आप खुद का अपना एक प्री डिफाइंड स्टाइल बनाना चाहते हैं, और ये स्टाइल एक लाइन के लिए हो ऐसा जरूरी नहीं है, किसी के लिए भी हो सकता है, जैसे आपने कहा हम पैराग्राफ के लिए बनाना चाहते हैं, तो कोई भी नया स्टाइल अगर आपको डिफाइन करना है तो वहां तो आप क्या करते थे, डेटा को लिखते थे, सिलेक्ट करते थे और सिलेक्शन पर अप्लाई करते थे। यहाँ पर क्या है, आपको कुछ नहीं करना है, आप यहाँ पर ये स्टाइल्स का ग्रुप जो है ये वाला, इसके किनारे ये जो ग्रुप लॉन्चर बटन बना हुआ है इस पर क्लिक करेंगे। आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे, लेकिन आपको जाना है सबसे नीचे, एक यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है न्यू स्टाइल का, न्यू स्टाइल पर आप क्लिक करें। क्लिक करने पर सबसे पहले यहाँ भी आपसे पूछता है कि आप अपने स्टाइल को नाम क्या देना चाहते हैं, तो मान लीजिए हमने अपने स्टाइल को नाम दे दिया पैरा, क्योंकि हम पैराग्राफ स्टाइल बनाना चाहते हैं। फिर वो पूछ रहा है किसको आपको देना है, पैराग्राफ को देना है, सिंगल कैरेक्टर को देना है, या क्या नाम है, टेबल को देना है, तो हमने कहा हमें पैराग्राफ को ही देना है। फिर अब यहाँ पे आप पहले से बनाया बनाया कोई स्टाइल, हमने कहा नहीं हम खुद सब कुछ अपना डिफाइन करेंगे, तो आपको यहाँ अब कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आपको बताना है कि आप फॉन्ट का नाम क्या रखना चाहते हैं, तो जो भी फॉन्ट का नाम आप रखना चाहते हैं वो आप फॉन्ट सिलेक्ट कर लीजिए। जो भी आप साइज रखना चाहते हैं वो साइज आप ले लीजिए। और इवन आपको जो स्टाइल देना है, जैसे आपको बोल्ड रखना है अगर तो बोल्ड रखिए, हमने कहा नहीं पैराग्राफ के लिए इतना बड़ा बोल्ड नहीं रखना, साइज भी बल्कि यहाँ पे 16 ही कर दे रहे हैं। ना बोल्ड रखना है, ना इटैलिक रखना है, ना अंडरलाइन रखना है, लेकिन हाँ कलर हम जरूर देना चाहते हैं, तो कोई भी कलर अगर आपको देना है तो यहाँ पर जो है कोई एक डिफरेंट कलर आप ले लेंगे। उसके बाद अलाइनमेंट तो हमने कहा हाँ जस्टिफाई है तो जस्टिफाई, मतलब पैराग्राफ है तो जस्टिफाई अलाइनमेंट होना चाहिए। और कुछ करना चाहते हैं तो इतना तो हमने कर दिया, लेकिन इतना करने के बाद एक छोटी सी चीज हम और चाहते हैं। वहां तो आपने देखा कि टेक्स्ट को सिलेक्ट करके जो भी स्टाइल अप्लाई करना चाहते हैं वहां पर आपको डबल क्लिक करना होता है बाहर में जाके,
लेकिन MS वर्ड आपको इस चीज का एडवांटेज देता है कि अगर आप चाहें तो आप अपने स्टाइल के लिए एक शॉर्टकट भी बना सकते हैं। शॉर्टकट मतलब जब जब आपको ये स्टाइल अप्लाई करना हो तब तब आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करके वो शॉर्टकट भी यदि प्रेस कर देंगे तो भी आपका स्टाइल अप्लाई हो जाएगा, आपको किसी मेन्यू या किसी ऑप्शन में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कैसे करेंगे ये काम? यहाँ से सबसे थोड़ा सा कलर डार्क कर देते हैं, थोड़ा सा डार्क कर दिया यहाँ पे। और यहाँ पर अब आपको काम करने के लिए इधर कहीं नहीं जाना है, सबसे नीचे यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल रहा है फॉर्मेट का। फॉर्मेट के इस ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सी चीजें दिखाई देंगी। यहाँ पर तो यहाँ आपको जाना है, देखिए ऑप्शन बहुत से दिखेंगे कि फॉन्ट क्या है, फॉर्मेट क्या है, सब कुछ। यहीं पर आपको एक शॉर्ट ऑप्शन मिलता है शॉर्टकट की। तो शॉर्टकट की पर क्लिक करेंगे। वैसे आप चाहें तो बॉर्डर देना है तो बॉर्डर दे दीजिए, सब कुछ है। बॉर्डर अगर आप देना चाहते हैं तो पैराग्राफ को कैसा बॉर्डर देना चाहते हैं वो यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। आपने कहा ये बॉर्डर देना चाहते हैं। बॉर्डर को कलर क्या देना चाहते हैं, बॉर्डर के लिए कलर ले लीजिए। ऑप्शन सारे हैं जो भी आपको रखना है। तो ये सब मैम आपने कर... पूरा ब्लैक आ रहा है। मतलब जैसे फंक्शंस आप जो ऑप्शन बता रही वो नहीं दिख रहा है। हाँ, ये यहाँ पर हमारी स्क्रीन पे भी दिखा रहा है कि मूव दिस विंडो अवे फ्रॉम द शेयर्ड एप्लीकेशन, लेकिन स्क्रीन शेयर एक सेकंड देख लेते हैं अगर दिखाएगा तो। ना, अभी दिख रहा है? एक सेकंड रुकिए। नो मैम। अब दिख रहा है? यस मैम। फिर से दिखा दे रहे हैं, देखिए दोबारा से बता दे रहे हैं। अभी क्या है, ये MS वर्ड की विंडो सब लोग देख रहे हैं। यहाँ पर होम टैब में स्टाइल्स ग्रुप आपको दिखाई दे रहा है। तो हमने आपको बताया था वहां तो आपको मेन्यू और उसमें सब में तामझाम बहुत ज्यादा है। यहाँ पर बने बनाए स्टाइल्स यहीं पर मिल रहे हैं, जैसे वहां मिलते हैं मेन्यू उसमें टूल बार में। लेकिन आपको अगर खुद का नया स्टाइल बनाना है तो यहाँ क्या करना है, यहाँ कहीं भी नहीं जाना है। स्टाइल्स ग्रुप में आइए। अब सही है आपका प्रसेनजीत, अब ठीक है? हाँ मैम ठीक है, अब आ रहा है। ओके। स्टाइल्स ग्रुप में यहाँ पर किनारे ये देखिए कॉर्नर में दिया हुआ है ग्रुप लॉन्चर बटन, आप इस पर क्लिक करिए। क्लिक करने पर आपको बहुत से ऑप्शंस दिखाई देंगे। आपको सिर्फ जाना है सबसे नीचे, यहाँ न्यू स्टाइल का ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर। यहाँ कहीं नहीं रहना। न्यू स्टाइल के इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने पर देखिए वो सबसे पहले पूछ रहा है आपको स्टाइल का क्या नाम देना है। तो जैसे हमने कहा कि हम इसका नाम रखना चाहते हैं माई स्टाइल, तो रख दीजिए। किस डेटा को देना है, पैराग्राफ को देना है, कैरेक्टर को देना है, लिंक्स बनाए हैं उनको देना है, टेबल को देना है कि लिस्ट को देना है। इस बार हम पैराग्राफ को देना चाहते हैं तो पैराग्राफ को दे दिया। फिर यहाँ कुछ चेंज नहीं करना है। यहाँ पर आप फॉन्ट सिलेक्ट करेंगे, जो भी फॉन्ट आपको देना है। तो एक डिफरेंट फॉन्ट ले लिया हमने थोड़ा। यहाँ पर आप साइज चेंज करेंगे अगर करना है तो हमने कहा हाँ थोड़ा सा हम बड़ा लिखना चाहते हैं। बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन में से कुछ करना है तो करेंगे, हमने कहा नहीं चाहिए। कलर अगर आपको फॉन्ट का चेंज करना है तो बिल्कुल आप चेंज कर सकते हैं। आपने फॉन्ट के लिए कलर ले लिया, यहाँ से कोई लेना है तो यहीं से लीजिए, नहीं तो मोर कलर्स का ऑप्शन है, आपको जो स्टाइल चाहिए वहां से स्टाइल आप अप्लाई कर सकते हैं। तो हमने कहा मान लीजिए हमको फॉन्ट के लिए ये कलर चाहिए और हमने ओके कर दिया। तो ये दिखा रहा है, देखिए ये कलर आ जाएगा। अलाइनमेंट कैसा चाहिए, जस्टिफाई चाहिए। उसके बाद में लाइन स्पेसिंग कैसी रखनी है, अगर रखनी है तो आप रखिए, नहीं चेंज करना है तो मत चेंज करिए। वैसे आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है कि आप लाइन स्पेसिंग बढ़ाइए या लाइन स्पेसिंग कम करिए, हमने कहा बढ़ा दीजिए। अब हम ये चाहते हैं कि हमें एक शॉर्टकट यूज करना है। शॉर्टकट यूज करना है मतलब कि हम ये चाहते हैं कि अगर हम इस स्टाइल को अप्लाई करना चाहें तो हमें किसी ऑप्शन में ना जाना पड़े, हम सीधे वो शॉर्टकट प्रेस करें और वो स्टाइल अप्लाई हो जाए। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ फॉर्मेट पर आएंगे। फॉर्मेट में आएंगे तो और भी बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी, जैसे वो सारी चीजें मिल रही हैं, फॉन्ट है, पैराग्राफ है, टैब है। बॉर्डर अगर आप देना चाहते हैं तो बॉर्डर यहाँ से दे सकते हैं। कैसा बॉर्डर देना है, बॉक्स वाला। किस स्टाइल की लाइन लेनी है, ऐसी। किस कलर की लाइन लेनी है, इस कलर की। कितना वेट रखना है लाइन का, जो डिफॉल्ट है। इतना करके हमने ओके कर दिया। तो ये देखिए सब सैंपल में आपको प्रीव्यू में दिखाता जाता है कि जो आप स्टाइल अप्लाई करेंगे वो ऐसा आएगा। सॉरी।
अब ये सब तो हो गया, लेकिन सिर्फ हमें डिफाइन करना है एक शॉर्टकट की। तो शॉर्टकट की के लिए क्या करेंगे, फॉर्मेट में आएंगे, और फॉर्मेट में आकर के यही नीचे देखिए ऑप्शन दिया हुआ है शॉर्टकट की। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो एक नई विंडो आएगी, कस्टमाइज कीबोर्ड, जहां पर कर्सर ब्लिंक कर रहा है इस जगह पर। अब यहाँ पे ये कह भी रहा आपसे प्रेस न्यू शॉर्टकट की, माने आपको कौन सा शॉर्टकट प्रेस करना है। तो वो शॉर्टकट यहाँ पर लिखना नहीं है, आपको प्रेस करना है कीबोर्ड से। ये ध्यान रखते हुए कि शॉर्टकट कंट्रोल की से ही बनेगा, तो शिफ्ट या ऑल्ट या कोई और की नहीं आपको यूज करनी है। और दूसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है कि प्री डिफाइंड शॉर्टकट गलती से भी मत ले लीजिएगा। मतलब अगर कोई कीबोर्ड शॉर्टकट आप पहले से जो बना हुआ है उसे लेते हैं, तो आप उस कीबोर्ड शॉर्टकट को कस्टमाइज कर दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने कहा कंट्रोल सी ले लेते हैं। अब कंट्रोल सी में अगर आप ये वाला चेंज सेव कर देंगे, तो आपका क्या होगा, जब डेटा आप सिलेक्ट करके यहाँ पर कंट्रोल सी प्रेस करेंगे तो फॉर्मेट फॉर्मेट आ जाएगा, ये फॉर्मेट आ जाएगा। जबकि आप सबको पता है कि कंट्रोल सी तो कॉपी करने के लिए होता है। तो इसलिए इस कंफ्यूजन में नहीं पड़ना है, इस बात का रूल पहले से बना के रखें कि जो भी शॉर्टकट्स पहले एमएस वर्ड में डिफाइंड हैं, हमें उन्हें नहीं लेना। तो सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि हमारे दिमाग में कि हमें तो सारे शॉर्टकट ही नहीं पता भैया। ये तो वही कर सकता है जिसे सारे शॉर्टकट मालूम हो, तो वो तो चेंज ना मतलब कर लेगा, उसे पता है कि ये शॉर्टकट है, ये शॉर्टकट है, तो कोई नया शॉर्टकट बना देगा। लेकिन अगर आपको नहीं भी पता तो आपको प्रॉब्लम नहीं होनी होगी, क्योंकि ये खुद बताता है कि आप एक बने बनाए शॉर्टकट को यूज कर रहे हैं या एक ब्लैंक न्यू शॉर्टकट यूज कर रहे हैं। बस थोड़ा सा अलर्ट होके काम करना है। तो यहाँ पर भी हमने कहा कि ठीक है, कंट्रोल के साथ हमें शॉर्टकट प्रेस करना है। तो हम यहाँ पर ऑलरेडी हमारा कर्सर ब्लिंक कर ही रहा है, कीबोर्ड से हमने प्रेस किया कंट्रोल सी ही प्रेस किया। तो जैसे ही कोई शॉर्टकट हम प्रेस करते हैं तो देखिए वो यहाँ लिख करके आ जाता है। लेकिन अब हमें ये कंफर्म करना है कि क्या ये एक नया शॉर्टकट है या पहले से यूज हो रहा है, और अगर यूज हो रहा है तो किसके लिए यूज हो रहा है। तो देखिए वो यहीं पर जैसे ही आप शॉर्टकट प्रेस करते हैं, देखिए अभी हम रब कर रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ है कहीं भी। लेकिन जैसे ही हम शॉर्टकट प्रेस करते हैं ये लिख के आ जाता है करेंटली असाइंड टू एडिट कॉपी। मतलब इस शॉर्टकट को कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी पहले से दी जा चुकी है, क्या, एडिट में आप कॉपी करते हैं। तो इस तरह से कोई भी शॉर्टकट, जैसे अभी कोई मान लीजिए कोई भी एक जना ने लिया, आप ही बताइए कोई नया शॉर्टकट अगर आपको लग रहा हो तो क्या प्रेस किया जा सकता है। मैम टैब के साथ कर सकते हैं। टैब के साथ कर सकते हैं, टैब से नहीं करना, वो पहले ही बता दिया, शॉर्टकट कंट्रोल से ही प्रेस होगा। पर अब जैसे मान लीजिए आप लोगों में से किसी को पता है कंट्रोल क्यू, अगर हमें लगता है तो कंट्रोल क्यू तो शायद नया सा शॉर्टकट है। कंट्रोल क्यू सुना है आप लोगों ने कभी कोई शॉर्टकट जिस किसी काम के लिए यूज हो रहा है? नहीं नहीं, हम नहीं सबको मैम। लगता है कि हाँ ये एक नया शॉर्टकट है। लेकिन देखिए जैसे ही हम कंट्रोल क्यू प्रेस करेंगे तो ये भी ऑलरेडी यूज हो रहा है। कंट्रोल क्यू को हम यहाँ पर रीसेट के लिए यूज करते हैं, पैराग्राफ को रीसेट करने के लिए। तो हमें भले ही पता हो या ना पता हो, वो नीचे बता रहा है कि भाई ये शॉर्टकट पहले से असाइंड है। तो बस इसी बात का हमें ध्यान रखना है कि ऐसा कोई शॉर्टकट हमें नहीं लेना है जिसको पहले से कोई टास्क असाइन किया गया हो। तो थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन ज्यादा तुक्काफिकेशन करने की जरूरत नहीं है। बेस्ट ऑप्शन ये होता है कि आप कंट्रोल के साथ कोई भी नंबर की प्रेस कर दीजिए। हालांकि नंबर्स में भी कुछ यूज होते हैं, जैसे हम कंट्रोल 7 प्रेस कर रहे हैं, तो जैसे ही देखिए हमने कंट्रोल 7 प्रेस किया तो उसने यहाँ पे क्या लिख करके दिखा दिया, अनअसाइंड। तो माने ये शॉर्टकट एक फ्रेश शॉर्टकट है, इसको अभी तक कोई टास्क नहीं दिया गया है। तो जिसको कोई टास्क नहीं दिया गया उसको हम अपना टास्क दे सकते हैं। पर अब इसमें थोड़ा टाइम लगता है, मतलब ये सब चीजें थोड़ा सा देखने में, पर आपको ये ध्यान रखते हुए काम करना है, नहीं तो बॉदरेशन आपके लिए हो जाएगी। फिर आप उसे दोबारा चेंज करेंगे तो आपका चेंज नहीं होगा। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखते हुए ही आप काम करेंगे कि शॉर्टकट जो भी यहाँ दें उसे फाइनल तभी करेंगे जब यहाँ पर अनअसाइंड लिख के आ जाएगा। तो एक बार यहाँ अनअसाइंड लिख करके आ गया तो नीचे देखिए हम टास्क, इस शॉर्टकट को टास्क देने के लिए क्या कहेंगे, असाइन। असाइन बटन पर क्लिक करते ही ये शॉर्टकट अपने आप यहाँ आ जाएगा। आपको कीबोर्ड से कोई टाइप नहीं करना था, आपने शॉर्टकट कीबोर्ड से प्रेस किया, फिर असाइन पे क्लिक किया, ये कंफर्म करते हुए कि वो अनअसाइंड था, और ये ऑटोमेटिकली यहाँ आ गया। बस इतना ही करके आप क्लोज करिए और यहाँ से कह दीजिए ओके। अब क्या है, क्योंकि अभी तक हमने यहाँ कुछ लिखा नहीं था, तो देखिए बाय डिफॉल्ट ये फॉर्मेट आ गया, ये आपने यहाँ पे लिख लिया, तो इस तरह से आएगा। या फिर अगर आपने कहा कि हमें
हमने एक ब्लैंक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट किया, तो अब हम सोचें कि यहाँ पर हमको हमारा स्टाइल मिल जाए, तो देखिए वो स्टाइल यहाँ नहीं मिलेगा। तो जैसे हमने आपको पहले भी ये बात बताई है कि चाहे राइटर हो चाहे वर्ड हो, जो स्टाइल आप क्रिएट करते हैं वो उस फाइल में तो क्रिएट हो जाता है जिस फाइल में आप जो है मतलब काम कर रहे थे, वहां तो क्रिएट हो जाएगा, लेकिन किसी दूसरी फाइल में ये शॉर्टकट आपको नहीं मिलने वाला है। तो ये चीज होती है, आप यहाँ से इस तरह से काम करेंगे। और अगर आपने सोचा कि भाई हम जो है कोई डेटा लिख रहे हैं उसे सिलेक्ट करेंगे, तो उस पर भी क्लिक करते ही वो स्टाइल अप्लाई हो जाएगा। इनफैक्ट वो स्टाइल आपका यहाँ बन के आ जाता है ऐसे। तो बस जो भी डेटा आप लिखें उस पर क्लिक करें, इसको उसको सिलेक्ट करें और यहाँ पे क्लिक कर दें, तो भी ये काम हो जाएगा। और इवन अगर आप यहाँ पर कोई डेटा लिखते हैं और शॉर्टकट प्रेस कर देते हैं Ctrl+7, तो भी आपका ये काम हो जाएगा। कैसे, हम अभी आपको दिखा रहे हैं। अभी फिलहाल हम इस डेटा पे नॉर्मल अपना स्टाइल लिख दिया हमने, ठीक है। और यहाँ हम आए और मान लीजिए हमने कहा हमको लिखना है यहाँ पर कुछ भी 1-2 लाइन लिख लेते हैं। सपोज कुछ डेटा हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ये डेटा हमने लिखा और इस डेटा को हमने नॉर्मल स्टाइल दिया, मतलब कोई हम नया स्टाइल नहीं दे रहे हैं, जो डिफॉल्ट फॉन्ट है डिफॉल्ट साइज है वही दे रहे हैं। पर अब हम ये चाहते हैं कि इस डेटा पर हमारा स्टाइल अप्लाई हो जाए। कौन सा स्टाइल, जो हम पूरा डिफाइन करके आए। तो ये पैराग्राफ हम सिलेक्ट करेंगे, या पैराग्राफ में रहिए, पैराग्राफ को पूरा सिलेक्ट करने की जरूरत भी नहीं पड़ती, बस पैराग्राफ में कहीं भी रहिए और यहाँ पर क्या देखिए स्टाइल आपको मिल रहा है, क्लिक करिए और ये देखिए हो गया। या फिर आपने कहा कि हम पैराग्राफ में हैं और हम प्रेस करेंगे Ctrl+7 और Ctrl+7 प्रेस करते ही फॉर्मेट अप्लाई हो जाएगा। तो MS वर्ड में आप शॉर्टकट भी दे सकते हैं, स्टाइल डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ भी वही चीजें, बने बनाए स्टाइल को जब भी मॉडिफाई करना हो तो आप मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे हमने कहा कि अभी हम अपने स्टाइल को मॉडिफाई करना चाहते हैं, तो हम अपने स्टाइल पे यहाँ पर क्लिक करेंगे और इसके ड्रॉप डाउन बटन पर क्लिक करेंगे। बटन पर क्लिक करते ही मॉडिफाई का ऑप्शन आता है, आप क्लिक करिए। तो देखिए यहाँ पर वैसे भी वो बताता है, जो हम यहाँ से चेंजेस करके आए बताता है आपने कौन सा फॉन्ट लिया है, कितना साइज लिया है, सब कुछ दिखा रहा है। आपको सिर्फ अब क्या देना है, हम देखना चाहते हैं कि क्या बैकग्राउंड कलर के लिए कोई ऑप्शन है, अगर है तो ले लेंगे। तो फिलहाल यहाँ बैकग्राउंड कलर के लिए तो नहीं दिख रहा है। तो चलिए हम इसको यहाँ पे बोल्ड कर देते हैं, या यहाँ से हाँ बैकग्राउंड के लिए फॉर्मेट में आ जाते हैं और पैराग्राफ पे क्लिक करेंगे। बैकग्राउंड कलर देना है तो पैराग्राफ पर क्लिक करेंगे। पैराग्राफ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको बैकग्राउंड के लिए ऑप्शन मिलेगा। ये स्पेसिंग का है, इंडेंटेशन है, ये भी नहीं दे रहा है अभी। और कुछ देख लेते हैं यहाँ पर, बॉर्डर में देखते हैं। तो बॉर्डर में आपको मिल जाएगा। बॉर्डर में बैकग्राउंड के लिए कहाँ जाना होगा, शेडिंग पर। अभी तो बॉर्डर्स है, यहाँ आएंगे आप शेडिंग पर। शेडिंग में कैसा कलर देना है वो कलर आप यहाँ से ले लीजिए। अगेन चॉइस इज योर्स, जो भी आपको रखना हो। तो कोई भी कलर ले लिया आपने। इवन अगर आप चाहें तो कलर का पैटर्न भी बना सकते हैं, तो कोई भी शेडिंग वेडिंग का कलर ले सकते हैं। किस कलर के साथ शेड करना है वो भी ले सकते हैं। इतना सब कुछ पूरा मतलब आपको ये दे देता है। तो कोई भी एक दूसरा कलर डिफरेंट सा ले लेते हैं यहाँ पे ऐसे, सिर्फ दिखाने के लिए, और यहाँ कह देते हैं ओके, और यहाँ भी कह देते हैं ओके। तो ये देखिए ये हमारा स्टाइल उस पर अप्लाई हो गया। यहाँ अपडेट अपडेट करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक है। अब जब भी आप कुछ लिखेंगे और लिखने के बाद सिलेक्ट कर रहे हैं या नहीं सिलेक्ट भी कर रहे हैं और Ctrl+7 प्रेस कर रहे हैं, तो देखिए आपके कंटेंट पर वो स्टाइल अप्लाई हो जा रहा है। तो ये वर्ड में ऐसे किया जाता है और राइटर में उस तरह से किया जाता है। दोनों का कंपैरेटिव आपको हमने बता दिया है। अब हम आपको वापस राइटर की विंडो में लेकर के चल रहे हैं। कोई डाउट है किसी को अभी फिलहाल, कोई ऐसा कोई चीज है जो ना समझ में आ रही हो तो बताइए। नहीं मैम। सबको क्लियर है, चलिए। तो ये तो बात हो गई स्टाइल की। तो स्टाइल में यहाँ पर ये इतने सारे ऑप्शन मिलते हैं, बने बनाए सब है, सब चीजें। जैसे अब मान लीजिए आपने कहा हमने कुछ लिखा हुआ था, उसको हम सिलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, सिलेक्ट कर रहे हैं और जो डेटा आप सिलेक्ट कर रहे हैं, सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ स्टाइल्स पे आएंगे। तो अब उसको आप कोई भी स्टाइल दे सकते हैं।
यहाँ से आप क्लिक करिए, जो भी स्टाइल देना है वो हो जाएगा। ये तो पूरा पैराग्राफ था इसलिए पूरे पैराग्राफ पे अप्लाई हो रहा है। तो हेडिंग का स्टाइल है, कोटेशंस का स्टाइल है। कोटेशंस के स्टाइल में ये पहले से डिफाइंड है कि ऐसा डेटा लिखा जाएगा। फिर ऐसे अलग अलग सब यहाँ पर आपको बहुत सारी ये एम्फेसिस है। तो यहाँ तो सिर्फ बने बनाए स्टाइल्स हैं, आपको जो लेना है वो यहाँ से आप ले सकते हैं। बस ये देखिए स्टाइल अप्लाई हो जाएगा, बाकी अपना खुद का स्टाइल आप डिफाइन कर सकते हैं, सारी चीजें। तो ये आपका मेन्यू हो गया है, बने बनाए स्टाइल्स अप्लाई करने के लिए है। ये लिस्ट के लिए बुलेटेड लिस्ट बनानी है, नंबर्ड लिस्ट बनानी है, जो भी है। तो यहाँ पर बस आपको जो भी ऐसा करना है तो आप पहले कंटेंट लिखिए। अभी हमें यहाँ से ये स्टाइल हम रिमूव करना चाहते हैं, तो इसको फिर क्या कह देंगे, जो भी स्टाइल यहाँ से देना हो, तो हमने कहा हमको इसको डिफॉल्ट पैराग्राफ स्टाइल देना है। तो आप स्टाइल से बाहर आ गए। अब अगर हमने यहाँ पर कुछ लिखा ये, और हम इसे लिस्ट स्टाइल देना चाहते थे पर खुद मेहनत नहीं करना चाहते थे, तो स्टाइल्स में आ जाएंगे, कैसी लिस्ट लेनी है, बस ये देखिए हो गया। आपको नंबर या बुलेट देने की जरूरत नहीं पड़ रही, बस बने बनाए यहाँ पर ले रहे हैं, ये लीजिए। तो इस तरह से जो है ये प्री डिफाइंड स्टाइल्स क्रिएट करने के लिए और अपना खुद का एक स्टाइल बनाने के लिए आप ये ऑप्शन यूज करते हैं। तो ये तो हो गई बात स्टाइल्स की। अब हम बात करते हैं अपने अगले मेन्यू की, दैट इज टेबल मेन्यू। टेबल मेन्यू that helps you to create a grid of tables grid of rows and columns, sorry। कोई भी टेबल जब आपको बनानी हो, क्योंकि वर्ड में जब भी हम डॉक्यूमेंट क्रिएट करें या राइटर में डॉक्यूमेंट क्रिएट करें तो पैराग्राफ ही नहीं क्रिएट करते हैं, लाइंस ही नहीं क्रिएट करते हैं, बहुत बार आपको टेबल्स भी बनानी पड़ती हैं। तो अगर आपको टेबल्स बनानी है तो टेबल्स को बनाने के लिए भी बहुत सारे ऑप्शन आपको आपका वर्ड प्रोसेसर देता है। अभी अगर आपको एक टेबल क्रिएट करनी है तो टेबल कैसे क्रिएट करेंगे वो तो अब हम अपने नेक्स्ट सेशन में सीखेंगे, लेकिन टेबल के लिए पूरा यहाँ पर आपको राइटर इतना बड़ा मेन्यू देता है और बहुत सारे स्टाइल से ना केवल हम टेबल्स बना सकते हैं, टेबल्स को बनाने के बाद उसमें भी बहुत सारी फॉर्मेटिंग और स्टाइलिश टेबल क्रिएट कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो बहुत ही कंफर्टेबल मैनर में रह करके हम ये सारा काम करेंगे। आज तो क्लास का टाइम ओवर हो रहा है, कल हम ये टेबल मेन्यू यूज करेंगे, क्रिएट करना सीखेंगे टेबल्स, और उन पर सारा जो टास्क हम परफॉर्म कर सकते हैं वो सारी चीजें आपको बताएंगे। मीनवाइल आप लोग प्लीज ये ऑप्शन सारे ट्राई करके देख लीजिएगा जो आज बताए हैं, और वर्ड में भी ट्राई कर लीजिएगा। अगर कोई डाउट है तो प्लीज डू लेट मी नो इन नेक्स्ट सेशन, आई विल हेल्प यू टू क्लैरिफाई दोस डाउट्स। तो आज के लिए जो है हम इतना ही रखते हैं, कल सिमिलर टॉपिक की क्लास होगी एज आई टोल्ड यू अर्लियर। कल आपको बताया था कि अब कंटिन्यूअसली हमारी M1 की ही क्लास होनी है, तो कल ही हम इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। जावा स्क्रिप्ट की 2 एक स्लाइड्स बची रह गई थी जो कल हम डिस्कस कर रहे थे, तो उसको हम फिर जब आपको जावा स्क्रिप्ट बताएंगे तभी एक बार रिवाइज करा देंगे। तो कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज ऐसी नहीं रह गई है कि आप अगर उसे मिस कर देंगे तो आगे आप प्रैक्टिकल में वो चीज नहीं कर पाएंगे, तो वहां भी हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। सो प्लीज डोंट बॉदर अबाउट दैट थिंग, हम कल से अपनी M1 की क्लास ही कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, दैट्स ऑल फॉर द डे।